Take the term Hindustan. For example, today we understand it as India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and the Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan. The areas included in the term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. हम पाते हैं कि समय के साथ स्थान में बदलाव आ जाता है, और स्थान में बदलाव आता है तो स्थान की भाषा में भी बदलाव आना स्वाभाविक है. उदाहरण के लिए मध्ययुगीन फारसी और आधुनिक फारसी में अंतर है. इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान शब्द को लें, जिसे आज हम इंडिया कहते हैं, उसे 13वीं शताब्दी में मिन्हाज-ई-सिराज ने प्रयोग किया, जो फारसी भाषा में लिखते थे. उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ उस स्थान से लिया जो पंजाब है, वर्तमान हरियाणा है और गंगा और यमुना के बीच का भाग है. उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ दिल्ली सल्तनत से जुड़े भाग के रूप में लिया. लेकिन समय के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के जुड़े हुए भागों में अंतर आता गया. लेकिन स्थान का नाम हिंदुस्तान ही रहा. और इसके विपरीत हम देखें कि 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया. उन्होंने इसका प्रयोग भौगोलिक दृष्टि से किया, सांस्कृतिक दृष्टि से किया, उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को जानने के लिए किया. इसी तरह से 14वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया. इस तरह से हम देखते हैं कि भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक देश के रूप में विद्यमान पहले भी था, आज भी है. लेकिन पहले हिंदुस्तान शब्द का अर्थ केवल उसके राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से हिंदुस्तान को नहीं समझा जाता था, उसका एक सीमित अर्थ था. आओ इसको एक और तरीके से, एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करें. Historians today have to be careful about the terms they use because
they meant different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to mean someone who is not an Indian. In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. A city dweller, therefore, might have been regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. जिस तरह से समय के साथ स्थान में परिवर्तन आ जाता है, भाषा में परिवर्तन आ जाता है, मध्ययुगीन फारसी आधुनिक फारसी से अलग है, हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अलग अलग समय में अलग अलग स्थान से अलग अलग एंटिटी के लिए लिया गया, वैसे ही एक शब्द है फॉरेनर, जिसे आज हम आधुनिक युग में उस व्यक्ति से लेते हैं जो हमारे देश का नहीं है, जो दूसरे देश का है। लेकिन मध्ययुगीन समय में विदेशी या फॉरेनर उसको कहा जाता था जो आपके गांव का नहीं है, जो दूसरे गांव से बाहर से आया है, आप उसको विदेशी समझते थे। विदेशी को हिंदी में परदेशी भी कह सकते हैं और पर्शियन में फारसी में अजनबी भी कह सकते हैं। इसी तरह से शहर में रहने वाले लोग अगर ऐसा ही सोचें तो वो वन में रहने वाले लोगों को विदेशी कह सकते हैं। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले किसान जिनकी जाति और धर्म अलग अलग है, फिर भी वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कहेंगे। थैंक्स।